हेलो जी। तो हम एक काम करते हैं, हमारा बिल्डिंग मटेरियल स्पेस पार्ट 2 वाले वीडियो में जितना भी बचे हुए पाइप एंड ट्यूब वाले सेगमेंट की कंपनी है, इन सबको कवर कर लेते हैं। 3 कंपनियां हमारे पास स्टील पाइप्स एंड ट्यूब बनाने वाली हैं और 2 कंपनी हमारे पास वो पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स बनाने वाली कंपनी है। इन सारी की सारी कंपनियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स वाली कंपनियों के साथ। सबसे पहली कंपनी हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र सीमलेस। ये एक और सरकारी कंपनी है जो यही स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाने का काम करती है। शुरुआत करें हम कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो रफली रफली 8,600 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो यहाँ पर भी हमें नंबर्स को वही देखना है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो इट वाज नेगेटिव 16% ओवर वाई वाई लेवल। पैट के बारे में बात करें तो पैट गिर गया इनका 12% ओवर वाई वाई लेवल। और अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करें तो शून्य, जीरो, बल्कि थोड़ा सा नेगेटिव में था, -1% के आसपास का कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ किया है। तो देखो कितनी बुरी स्थिति है। अगर पूरा का पूरा हमें सेक्टर समझना है, बाकी सारी जो अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी है वो समझनी है, तो आप मेरा पार्ट 1 वाला जाके वीडियो देखना। बट वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो सबसे बड़ा कंपनी इन टर्म्स ऑफ साइज के बारे में बात करें, एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है, 12% के आसपास है। जो और उससे अच्छी कंपनी है जो छोटा बेस लेके चल रही है, ज्यादा पेस पे ग्रो कर पा रही है, वो अपने वॉल्यूम को बढ़ा रही है 26% पे, 30% पे। एक कंपनी हमने देखी थी जो 43-44% के आसपास पे अपने वॉल्यूम को बढ़ा पा रही थी। यहाँ पर हमें कोई वॉल्यूम का ग्रोथ ही नहीं देखने को मिल रहा और बैंड बजा हुआ है इस कंपनी का। आप देखो, ये लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपॉन जो आपका स्टील का प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो जब स्टील का प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो इनको ज्यादा वैल्यू देखने को मिलेगा। इनका इबिट्टा पर टन का जो वैल्यू अभी नीचे आया हुआ है, जैसे उसकी फिगर के बारे में भी हम बात करें तो इनका इबिट्टा पर टन 34% के आसपास से गिर गया है। तो वो जो 34% का फॉल है वो वापस रिगेन कर पाएंगे, वापस ऊपर चले जाएंगे। वहां पर इनको थोड़ा सा मार्जिन में एक्सपांशन देखने को मिल जाएगा। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है अपॉन द रॉ मटेरियल प्राइस। अगर इंटरनेशनल मार्केट में स्टील का प्राइस सुधर जाता है तो ये अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर देंगे, नीचे खराब हो जाता है तो ये एकदम घटिया रिजल्ट पोस्ट कर देते हैं। इस कंपनी की अपने खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, खुद कोई वॉल्यूम ग्रोथ लेके नहीं आ पाते, खुद कोई प्राइसिंग वैल्यू क्रिएट कर नहीं पाते। ये बहुत ही मतलब इस तरीके की कंपनियों से हमें दूर रहना है। अब देखो, होने को तो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स वाला पूरा का पूरा सेगमेंट एक कमोडिटी सेगमेंट है, बट कमोडिटी सेगमेंट में भी हमें कितना डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है कि एक तरफ है अच्छी कंपनियां जो अच्छे पेस पे ग्रो कर रही हैं, वॉल्यूम ग्रोथ लेके आ रही हैं, वैल्यू ग्रोथ लाने के बारे में बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ है ऐसी कंपनियां जो ना तो वॉल्यूम ग्रोथ कर पा रही ना वैल्यू ग्रोथ कर पा रही, सिर्फ मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई जैसा भगवान करेगा वैसा हम देख लेंगे, वैसा उस तरीके का हम सेल रिपोर्ट कर देंगे। तो बहुत ही बेकार काम कर रही है ये। इनके थोड़ा बहुत अगर सेगमेंटेशन के बारे में समझा जाए तो इनका मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट कम्स फ्रॉम द सीमलेस पाइप्स। तो 85% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सीमलेस पाइप्स, और जो बचा हुआ 15% है वो ईआरडब्ल्यू और रिंग्स और इन सब से कुल मिला के आ जाता है। तो 15% आपका अदर वाला सेगमेंट हो गया। और इनका कोई कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा भी नहीं है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट का, जैसे हम बाकी कंपनियों में देख रहे हैं कि भाई 50%, 55%, 60% के आसपास का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट है। यहाँ पर वो केस भी नहीं है। और ये लोग कहते हैं बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, बट अभी बढ़ाने जैसी कोई स्थिति हमें देखने को मिल नहीं रही है, इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल नहीं रहा। तो कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा इस कंपनी में। अगर इनके गाइडेंस के बारे में बात करें तो कंपनी कोई अच्छा गाइडेंस भी नहीं देके चलता। कंपनी कहता है कि फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा हमारा FY 25 के लिए, मतलब हम कोई वॉल्यूम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, 2-4% ऊपर 2-4% नीचे। हम देखेंगे Q2 ऑफ FY 26 से, मतलब आज से 1 साल बाद, 1 साल बाद उस वाले क्वार्टर में हमें थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ग्रोथ आएगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं, रेवेन्यू के टर्म्स में। और वहां तक क्यों आएगा, तो क्योंकि ये लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 1 साल में जो स्टील का साइकिल, जो स्टील के प्राइसेस अभी नीचे आ रहे हैं वो वापस रिवर्स कर जाएंगे, वापस डिमांड आ जाएगा स्टील में, वापस इनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो इनका इबिट्टा पर टन वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा। तो मतलब Q2 ऑफ FY 26 में भी कंपनी ये क्लेम नहीं कर रही कि वहां से हम अपना वॉल्यूम में ग्रोथ लेके आ पाएंगे। और जो कंपनी वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं कर रहा, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं कर पा रहा, उसको लेने का मतलब क्या बनता है, उसका हम वैल्यूएशन एनालिसिस करें, वो सारी सारी चीजें टाइम पास की है, सिर्फ टाइम वेस्ट ही करेंगे हम। आ जाते हैं अब हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी का नाम है गुडलक इंडिया। इनके अगर हम मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 3,200 करोड़, 3,200 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखने जाए तो 10% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आया, और पैट के बारे में बात करें तो 34% के आसपास का पैट का ग्रोथ आया। बट इसमें भी हमें थोड़ी सी चीज समझनी पड़ेगी कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ रहा 9.4% के आसपास का। तो 10% के आसपास का कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ कर रहा है, ये भी कोई अच्छा नंबर नहीं है। एपीएल अपोलो जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो 12% पे ग्रो कर रहा है। तो अगर उससे दूसरे कोई भी कंपनी है उसका बेस छोटा होगा, तो हमारा उससे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप एटलीस्ट
12% के ग्रोथ से तो ऊपर का ग्रोथ डिलीवर करो। आपने 9% का ग्रोथ डिलीवर किया, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे आपका पार्ट 34% से बढ़ाओ, आपका रेवेन्यू 10% से बढ़ाओ, बट हमें वॉल्यूम ग्रोथ से मतलब है। आप मार्केट शेयर कितना कैप्चर कर पा रहे हो, आप कितना अपने साइज को बढ़ा पा रहे हो, बेस को कितना बढ़ा पा रहे हो, उस चीज से हमें मतलब है। और वहां पर ये कंपनी कर रहे में बिल्कुल नाकाम रही है, बहुत ही खराब काम किया है। यहाँ पर भी कुछ हमें अच्छा देखने को मिल नहीं रहा। अगर हम कंपनी के गाइडेंस के बारे में बात करें, तो गाइडेंस फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हमें देखने को मिलता है। कंपनी कहती है कि हम 15 to 20% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे। बेसिकली कंपनी कहना चाह रही है कि अगर आप जो प्राइस इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है उसको हटा दें, मतलब जो प्राइस वॉलेटिलिटी है उसको हटा दें, तो हम नेक्स्ट 3 से 4 साल में अपनी टॉप लाइन को डबल करने का एम कर रहे हैं। तो कंपनी अभी रफली रफली 3,500, 3,600, 3,700 करोड़ रुपए के आसपास का टॉप लाइन कर रही है। उसको ये लोग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए के आसपास ले जाना चाह रहे हैं इन FY 28 से FY 29 के बीच में। तो ये कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस है, और इसको शायद ये लोग डिलीवर कर भी देंगे। जैसे इनका Q2 खराब गया था, Q1 अच्छा गया था। तो Q1 का इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया था, Q2 में थोड़ा सा खराब चली गई चीजें। मैनेजमेंट का कि थोड़ा बहुत सीजनल फैक्टर था, इस वजह से चीजें थोड़ी बहुत खराब हो गई। बट हाँ, आगे चल के हम वापस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे ऊपर आ जाएंगे, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब आगे हमें ट्रैक करना है, कहीं भाई ये जो स्लगिश ग्रोथ है ये कंटिन्यू तो नहीं कर रहा, कहीं आगे चल के ग्रोथ वापस आया या नहीं आया, उस चीज को हमें ध्यान रखना है। अगर इनके इनके इबिटा पर टन के बारे में बात करें, तो ये उन चुनिंदा ऐसी कंपनियों में से है जिन्होंने अपना इबिटा पर टन मेंटेन करके रखा। कुछ 8,000, 8,600 रुपए के आसपास का इनका इबिटा पर टन मेंटेन रहा। तो इससे हमें दो चीजें पता चलती है। एक तो कंपनी का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है वो अपनी प्राइसिंग पावर लेके चल रहा है। बट फिर बात वही है, हमें वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर फोकस करना। इस क्वार्टर में तो ये लोग ढंग का वॉल्यूम ग्रोथ अचीव कर नहीं पाए थे। अगर थोड़ा सा इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट देखें, तो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है 26% ऑफ द सेल, और 76% ऑफ द सेल आता है हमारा डोमेस्टिक वाले मार्केट में से। अब आ जाते हैं तीसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी कंपनी हमारे पास जिंदल 100। जिंदल 100 के बारे में बात करें, तो इनका लगभग लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। तो ये मतलब सेकंड सेकंड बिगेस्ट कंपनी हो गया हमारे स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स वाली कैटेगरी में। इनके रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें, 2% का रेवेन्यू ग्रोथ, पार्ट ग्रोथ ऑफ 34% ओवर अ वाई लेवल, और वॉल्यूम ग्रोथ वॉज फ्लैट ओवर अ वाई लेवल। यहाँ पर भी वही कहानी है, यहाँ पर भी कुछ हमें ढंग का देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में बात करें, वो 18 to 19% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आता है, और मैनेजमेंट कहता है कि अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक, अगले 4 से 5 क्वार्टर तक इसमें आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ये अभी भी 19-20% ऑफ द सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है, आगे चल के भी 19 से 20% ऑफ द सेल ही कंट्रीब्यूट करेगा। अब हम अपनी फैसिलिटी बिठा रहे हैं, कैपेसिटी बिठा रहे हैं, वो कैपेसिटी 1 से 1.5 साल बाद चालू होगी। वो जब चालू होगी तब जाके हमें कोई इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो देखो, 2-3 बेसिक चीजें हमें चाहिए। जैसे हम एक आप काम करो, आप मेरा पार्ट 1 जाके देखो। पार्ट 1 में आपको सारी की सारी बेसिक समझ में आ जाएगी, क्या क्या चीजें देखनी है, किस तरीके से हम अच्छा या बुरा कैटेगराइज कर रहे हैं चीजों को। बट हाँ, अगर जिंदल 100 के बारे में बात करें, यहाँ पर भी कुछ ढंग का नहीं देखने को मिल रहा। तो हमने 3 कंपनी देखी अभी, स्टील एंड पाइप ट्यूब बनाने वाली कंपनियां, और तीनों का ही रिजल्ट मतलब बेकार ही रहा, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अच्छे रिजल्ट वाली कंपनी हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी नहीं थी। अब देखो, हम मैनेजमेंट से चाह रहे हैं कि आप चलो रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू में 2 कंपोनेंट होते हैं, जैसे वैल्यू और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो आप ग्रो कर सकते हो, वैल्यू का आपको कोई कंट्रोल नहीं है। अगर स्टील का प्राइसेस ऊपर हो गया तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। अगर स्टील का प्राइसेस नीचे चला गया तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा कम आएगा। तो आपके पास एग्जैक्टली कंट्रोल नहीं है आपके रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर, बट वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर तो है, ज्यादा बनाने के ऊपर तो है। तो आप जितना ज्यादा बना के बेच सकते हो आप उतना बेचो, जितना अच्छा काम कर सकते हो आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर कैप्चरिंग, आप उतना काम करो। सेकंड ऑफ ऑल, आपको ये थोड़ा सा जो रॉ मटेरियल प्राइस का से लिंक है, इसको तोड़ने के लिए आप अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट बढ़ाओ। अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाला सेगमेंट आप जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। और ये सारी कंपनी जो अभी तक हमने तीनों कंपनी करी है, ये तीनों की तीनों यही कह रही है, भाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट हमारा और बढ़ नहीं सकता, और वॉल्यूम में हम कोई बहुत तगड़ा ग्रोथ ला नहीं सकते। ये गुड लक इंडिया को छोड़ दे तो महाराष्ट्र सीमलेस और जिंदल 100 तो यही कह रहा है कि हम वॉल्यूम में और ज्यादा ग्रोथ लेके आ नहीं सकते। उनका भी यही गाइडेंस था कि भाई काफी लंबे समय तक हमें कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। ये लोग भी यही कह रहे हैं कि 18-19% के आसपास का हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट मेंटेन रहेगा। और अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ेगा हमारे साथ, आपको कोई वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा।
और ये जितनी भी कंपनी वॉल्यूम में ग्रोथ के बारे में नहीं सोचती, वो सारी कहती है कि हम अपने मार्जिन को मेंटेन करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्जिन मेंटेन करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जब तक आप मार्केट शेयर कैप्चर नहीं करोगे, आप एक बिगर पोर्शन ऑफ द मार्केट नहीं बनोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। आप अपने मार्जिन को मेंटेन करके क्या कर लोगे? आप वो कंपनी देखो जो जाके वॉल्यूम ग्रोथ कर रही है, वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, वो अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर रही है। आपने अपने मार्जिन को मेंटेन करके क्या उखाड़ लिया, इस चीज का हमें ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये मैनेजमेंट बहाना मार रहा है ग्रोथ ना करने के लिए, क्योंकि ग्रोथ करने में जोर आता है, ग्रोथ करने में एफर्ट लगता है। मार्जिन मेंटेन करने में एफर्ट नहीं लगता। मार्जिन में मेंटेन करने में आपने क्या किया? आपने वॉल्यूम ग्रोथ कैसी तैसी कर दी, आपने माल ही ज्यादा नहीं बेचा। आपने उन्हीं गिने चुने लोगों को माल बेचा जो आपको थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन दे रहे थे या थोड़ा सा ज्यादा प्राइस दे रहे थे। और वो भी कैसे बेचा? क्योंकि आपके पास एक पुरानी ऑर्डर बुक पड़ी थी, पुरानी ऑर्डर बुक को आपने एग्जीक्यूट किया। तो आपने कोई अपनी कलाकारी नहीं दिखाई, अपने एंड से कोई एफर्ट नहीं मारा। आपने कहा यार प्राइसेस नीचे चले गए, तो हम मार्जिन मेंटेन करने के बारे में बात करते हैं, ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ करने का हम मेहनत नहीं करते। तो ये आलसी वाला काम है, तो यहाँ पर भी काम बेकार ही हुआ। अच्छा जी, चलो ये एक और चीज कह रहे हैं, ये लोग अपना डेट रिड्यूस करने के बारे में बात कर रहे हैं। अब डेट रिड्यूस करने की वजह से अभी देखने को मिला, हमें यहाँ पर पार्ट में 34% के आसपास का ग्रोथ, 34% के आसपास का ग्रोथ कैसे देखने को मिला? क्योंकि थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट नीचे आ गया। मतलब पहले इन्होंने लोन दे रखा था, तो लोन के ऊपर इनका इंटरेस्ट जाता था। जब आपने जो डेट है उसको रिड्यूस किया, तो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो गया, इसलिए आपको पार्ट में थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल गया। बस, और इससे ज्यादा कुछ इनके कहानी है नहीं। तो चलिए, ये तो हमारी तीनों की तीनों कंपनी हो गई स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाने वाली। तो हमारा ये स्टील पाइप्स एंड ट्यूब वाला पूरा का पूरा सेगमेंट खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनियों के ऊपर। तो इस पे सबसे पहले हम सबसे बड़ा कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एस्ट्रल के बारे में बात करें, तो कंपनी का मार्केट कैप है रफली रफली 48,000 करोड़ रुपीज के आसपास का। इनके रेवेन्यू के बारे में बात करें, तो कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट रहा ओवर वाई वाई लेवल, और हमें प्रॉफिट में, पैट में डीग्रोथ देखने को मिला 21% का ओवर वाई वाई लेवल। अब देखो इनका कहानी थोड़ा सा समझते हैं। इनका थोड़ा सा उल्टा चलता है। जैसे हमने स्टील पाइप्स एंड ट्यूब वाले सेगमेंट में देखने को मिला था कि भाई अगर रॉ मटेरियल का प्राइस नीचे जाता है तो इनका मार्जिन कंप्रेशन हो जाता है, और जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ये अपना थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा बना लेते हैं, इनका पार्ट मार्जिन एक्सपांड हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर इनका रॉ मटेरियल का प्राइस नीचे जाता है ना, तो जो डीलर है वो डी स्टॉकिंग करना चालू कर देता है। तो सपोज डीलर के पास में सपोज 100 पाइप पड़े हैं पीवीसी के, तो अब वो 100 के बजाय 80 रखेगा या 70 ही रखेगा या 50 ही रखेगा कि यार ऑलरेडी प्राइसेस गिर रहे हैं, तो मैं जो अगली इन्वेंट्री आएगी, जो अगली बार ये अगले महीने अब मेरे को माल डिलीवर करेंगे, वो सस्ता माल डिलीवर करेंगे, तो मैं वो रख लूंगा। तो वो अपनी इन्वेंट्री कम कर देता है। वहीं अगर प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो इन्वेंट्री ज्यादा स्टॉक करके रखता है। तो कंपनी के एंड पे क्या होता है? जब आपके पीवीसी के प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो कंपनी को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट सारा का सारा प्राइस कस्टमर के ऊपर तो पास ऑन कर देती है। तो कंपनी को एज सच कोई मार्जिन कंप्रेशन तो नहीं देखने को मिलता, बट जो डीलर के पास इन्वेंट्री है वो ज्यादा रखी रहती है, तो कंपनी का रेवेन्यू में थोड़ा सा बूस्ट आ जाता है। तो फाइनली हमें जो लास्ट क्वार्टर था उसके लास्ट मंथ में पीवीसी के प्राइसेस ऊपर जाते हुए देखने को मिले। तो ये कंपनी के लिए तो अच्छा साइन है, पूरे के पूरे सेक्टर के लिए अच्छा साइन है। बट अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ बहुत तगड़ा ग्रोथ दिखाया नहीं है। आप 21% के आसपास का डी ग्रोथ लेके आ रहे हो इन टर्म्स ऑफ पार्ट, और आपका रेवेन्यू फ्लैट रहा ऑन वाई वाई लेवल। तो आपका ये जो पीवीसी पाइप का अप ट्रेंड है या पीवीसी प्राइसेस का अप ट्रेंड है, ये अभी आपको फर्क नहीं पड़ा, इससे आपको बेनिफिट होना शुरू नहीं हुआ। तो ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं। इन सारी कंपनियों के साथ चक्कर क्या है? एक बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे बैठी है और ग्रोथ नहीं लेके आ रही है। तभी आप देखो इन सारी कंपनियों के ऊपर से टॉप से 20 से 30% की ठुकाई पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि जब आप इतने प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर बैठे हो और ग्रोथ नहीं लेके आ रहे हो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट हाँ, अगर एस्ट्रल के बारे में बात करें, तो एस्ट्रल गाइडेंस देता है 12 to 15% के आसपास के वॉल्यूम ग्रोथ का। और कंपनी जितना बोलती है उतना हमने देखा है प्रीवियस क्वार्टर्स में या प्रीवियस ईयर्स में कि उतना डिलीवर करती है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा ही डिलीवर कर जाती है। तो अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा जो 12 to 15% के आसपास का गाइडेंस था वो मेंटेन्ड है, बट आप उसको लेके चलो कि थोड़ा सा 12% के आसपास के ग्रोथ आए, वो उसको हायर साइड मत लेके जाओ। 12-13% के आसपास की ग्रोथ कर पाएंगे हम। ये चीज हमने समझ ली। उसके बाद जब इनको पता चला कि भाई हमारे इस वाले बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही, तो इन्होंने 2 से 3 साल पहले बहुत सारे नए नए डिविजन खोले। ये पेंट के डिवीजन में घुस गए, ये एडिसिव के डिवीजन में घुस गए, और पाथवेयर के डिवीजन में घुस गए। तो तीनों सेगमेंट में घुस गए और वहां से ग्रोथ लाने की कोशिश करी, और कहीं से भी ग्रोथ नहीं आया। पेंट वाला सेगमेंट डी ग्रू किया, पाथवेयर वाला सेगमेंट फ्लैट रहा,
और एडिसिव वाले सेगमेंट के बारे में बात करें तो छोटे बेस के ऊपर थोड़ा बहुत हमें ग्रोथ देखने को मिल गया। और अभी भी अगर हम बात करें तो इनमें से 3 में से 2 सेगमेंट तो अभी भी इबिटा नेगेटिव है। तो अभी तो ये घाटा करने वाली सेगमेंट है। यहाँ से कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही। यहाँ से कंपनी को कोई पैसा नहीं मिल रहा, फायदा नहीं मिल रहा। अभी तो इन्होंने स्टार्ट करे हैं, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया है। आगे चल के कब उसमें रेवेन्यू आएगा, कब उसमें पैट आएगा, कब सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू बनेगा, वो बहुत लंबा समय है। बट हाँ, एक इनके पास डिविजन भी है, आपका आपका एडिसिव बेचने का, आपका पेंट बेचने का और आपका बाथवेयर बेचने का। तो ये चीज भी हमने समझ ली। मोटा मोटी यही थी कहानी। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी पांचवी और आखिरी कंपनी के बारे में, तो पांचवी कंपनी हमारे पास है प्रिंस पाइप्स। प्रिंस पाइप्स क्या करता है, वो भी ये पीवीसी सेगमेंट की पाइप्स बनाने का ही काम करता है। इनके मार्केट कैप के साथ अगर हम शुरुआत करें तो इनका मार्केट कैप है 4800 करोड़ रुपीस के आसपास का। तो जब आपका मार्केट कैप एस्ट्रल से छोटा है, मतलब आपका साइज एस्ट्रल से छोटा है, तो हमें रेट ऑफ ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा है। अब देख लेते हैं इनका कितना ग्रोथ आया। इन्होंने अपने रेवेन्यू को डी ग्रू किया बाय 5.2% ओवर वाई लेवल। और अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम में सिर्फ 4% के आसपास का ग्रोथ आया। वहां पर 12% के आसपास का ग्रोथ आ रहा था, यहाँ पर सिर्फ 4% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। मतलब आपने अपने बेस इफेक्ट का कोई फायदा ही नहीं लिया। आपके पास इतना छोटा बेस था, आप इतना अच्छा ग्रोथ कर सकते थे, उसके बावजूद आप कुछ कर नहीं पाए। तो बहुत ही बेकार काम। अगर इनके पार्ट के बारे में बात करें तो इनका तो पार्ट ऑलमोस्ट गायब ही हो गया। 78% के आसपास का डी ग्रोथ देखने को मिला हमें पार्ट के अंदर। अब देखो करने को तो ये भी वही काम करना चाह रहे हैं। ये भी एक 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 एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं या सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं कि आप हमारी ही दुकान में घुसो, आप हमारी फिटिंग्स भी हमारी ले जाओ, फ्लॉसेट्स भी हमारे ले जाओ, बाथवेयर भी हमारे ही ले जाओ, सब कुछ हमारे ही ले जाओ, सब कुछ प्रिंस पाइप्स का ही लगा लो। तो इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया था एक्विल नाम से, जो ये बाथवेयर बनाती थी, सैनिटरी वेयर बनाने का काम करती थी, कि जो फिटिंग्स बनाने का काम किया करती थी। तो वहां पर भी कुछ खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा। वो भी फ्लैट ही है, और वो भी बहुत तगड़ा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, उसमें बहुत तगड़े मार्जिन भी हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, ये जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब वाले सेगमेंट में हो गई, चाहे ये पीवीसी वाले सेगमेंट में हो गई, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। अच्छा चलो इनके गाइडेंस के बारे में और बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने अपने वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया है 8 to 10% के आसपास का। आपसे कितना बड़ा कंपनी है, अगर हम मार्केट कैप से कंपेयर करने जाए, थोड़ा सा बेस का आइडिया लेने के लिए, तो यहाँ पर लगभग लगभग आप 5,000 करोड़ का कंपनी हो, एस्ट्रल 50,000 करोड़ का कंपनी है, आपसे 10 गुना बड़ा कंपनी है। उसके बाद भी वो आपसे वॉल्यूम ग्रोथ का ज्यादा गाइडेंस देके चल रहा है और उसको डिलीवर कर रहा है। आप सिर्फ 8 से 10% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हो। तो ये तो कमी आप ही के अंदर है ना, कि आप अपने छोटे बेस को लेवरेज भी नहीं कर पा रहे। तो बहुत ही हालत खराब है। तो कुल मिला के कहानी यही है कि जो हमने 5 कंपनी पढ़ी आज, आज हमने एस्ट्रल पढ़ा, वीनस एस्ट्रल पढ़ा, प्रिंस पाइप्स पढ़ा, महाराष्ट्र सीमलेस पढ़ा, गुडलक इंडिया पढ़ा, और उसके अलावा एक कंपनी जिंदल सौ और हमने पढ़ा था। इन पांचों की पांचों कंपनियों में ग्रोथ मिसिंग है, और जब तक आपका ग्रोथ नहीं आएगा, आपको शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपको कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप इन कंपनियों का वैल्यूएशन निकालो, इनमें कोई डीसीएफ मॉडल लगाओ, किसी भी तरीके का मॉडल लगाओ, आप इनका 1 ईयर फॉरवर्ड पीबी निकालने का कोई मतलब नहीं बनता जब तक कंपनी ग्रोथ नहीं लेके आती। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है, क्या कहानी है इस कंपनी की, वो सारी की सारी नेक्स्ट स्टेज पे आती है। आपका बिजनेस मॉडल सही होना चाहिए, उसके बाद ग्रोथ आनी चाहिए। यहाँ पर हो ही नहीं रहा, ग्रोथ ही नहीं आ रहा। अब हमने जो ग्रोथ वाली कंपनी थी वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी। आप मेरा कल वाला वीडियो जाके देख लेना, उसमें हमने करीबन 4 से 5 ऐसी कंपनी डिस्कस करी थी जो अच्छे पेस पे ग्रो कर रही थी और इसी सेगमेंट में, इसी सेक्टर में ग्रो कर रही थी। तो इसका मतलब सेक्टर में कमी नहीं है, कंपनियों में कमी है, और जो हमें आज वाली कंपनियों में देखने को मिल ही रहा है। तो चलिए अभी लेते रखते हैं। थैंक यू।